Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter Carbon and its compounds of class 10th. तो बेटा आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप्स. दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 3. तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे विद फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है बेटा, सो लेट वी कंटिन्यू. आज की वीडियो को बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से समझना. आज हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं. तो बेटा नॉमेनक्लेचर का क्या मीनिंग होता है? पहले तो नामकरण करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को नाम देना. तो बेटा जो भी हमने हाइड्रोकार्बन्स पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे, आज हम उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे, उनको नेम देंगे. ठीक है, तो उसके लिए बेटा पहले तो आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी. ये चीज़ क्या है कि अगर हम मतलब बोलें कि अगर मान लो हमारे पास 1 कार्बन है, जैसे हमारे पास CH4 में होता है, ठीक है, एल्केन में होता है सबसे फर्स्ट एल्केन. अगर 1 कार्बन है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मिथ का. ठीक है, अगर हमारे पास 2 कार्बन्स हो जाएंगी किसी भी कंपाउंड में, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इथ. ठीक है, अगर 3 कार्बन्स होंगी तो उसके लिए प्रॉप वर्ड का यूज़ करना है. 4 कार्बन्स होंगी तो उसके लिए ब्यूट का यूज़ करना है. 5 होंगी तो पेंट, 6 होंगी तो हेक्स, 7 होंगी तो हेप्ट, 8 होंगी तो ऑक्ट, 9 होंगी तो नॉन एंड 10 होंगी तो डेक. ठीक है, ये हमारे पास कार्बन एटम्स कितनी होंगी उसके रिलेटेड हमने क्या है फर्स्टली इनको नेम देना है. मतलब 2 तरीके से नेम दिया, मतलब 2 चीज़ों से को मिला के एक नेम होता है. एक तो होता है बेटा प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स. आपको याद होगा कि मैं लास्ट वीडियो में सफिक्स के बारे में बात कर रही थी, है ना, कि सफिक्स हम एन, इन या आयन यूज़ करेंगे. ठीक है, वही चीज़ है. तो प्रीफिक्स क्या होंगे? ये मतलब पहले क्या लगाएंगे हम अगर किसी नेम को लिखना है, पहले हम क्या लगाएंगे? ये प्रीफिक्सेस हैं जो भी है सारे. एंड सफिक्स क्या लगाएंगे? अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं C4 उठाऊँ, C4H10, ये क्या होता है? एल्केन. तो एल्केन कार्बन नंबर 4 है तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? ब्यूट. तो पहले मैं क्या लिखूँगी? ब्यूट. ठीक है, BUT, ब्यूट. इसको बट नहीं बोलना, ब्यूट बोलते हैं. ठीक है, देन हाइड्रोजन जितने भी हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हाइड्रोजन के साथ हमें ये पता चलेगा कि सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है कोई या ट्रिपल बॉन्ड है कोई. तो डबल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाली है. एंड इसके लिए सफिक्स का क्या यूज़ किया जाता है? एन का. शुरुआत में ये वाली चीज़ें लगानी होती हैं, एंड पे ये वाली चीज़ें लगानी होती हैं. तो क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसको इसके साथ हम जोड़ देंगे एन. तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? ब्यूट एन. क्लियर है? वैसे ही अगर मान लो मेरे पास है C4H8 तो क्या होगा? 4 के लिए तो हमने ब्यूट ही यूज़ किया. अब मुझे पता है कि ये CnH2n का फॉर्मूला क्या है, एग्जिबिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है. तो दिस इज़ ब्यूटईन. ठीक है, अगर C4H6 होता तो मैं क्या लगा देती? ब्यूट आइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा एक. क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनकी नेमिंग कर सकते हैं. क्लियर है? जैसे अगर 1 कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे? मिथ. एंड CH4 1 कार्बन वाला तो सिर्फ किसका मॉलिक्यूल होता है? एल्कीन का. तो फिर क्या आ जाएगा इसका नेम? मिथएन. ठीक है, अब आप इसका नेम बताओ मुझे क्या आएगा? CH3 या फिर C2H6 हम इसको लिख सकते हैं. तो क्या आएगा? देखो कार्बन कितने हैं? 2. सारे सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन 2 हैं तो क्या लगाते हैं? इथ. सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन. इसका नाम क्या आ जाएगा? इथएन. ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है सारे, कितनी कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स है तो क्या लगाते हैं हम इसके लिए? प्रॉप. ठीक है, याद करते जाओ,
मिथ, इथ, प्रॉप, ठीक है, थर्ड के लिए प्रॉप लगाते हैं, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, प्रॉप एन, ठीक है। कोई आपने मतलब गैप नहीं छोड़ना, सभी को साथ साथ में ही लिखना है। जैसे मान लो आप एक नेम लिख रहे हो, ठीक है। फिर बेटा आती हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC क्या है बेटा, IUPAC मेंशन्ड भी था एक स्लाइड में, ये रहा। IUPAC की बेटा आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है। व्हाट इज़ IUPAC? IUPAC इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे इंटरनेशनल में केमिस्ट्री की एक मतलब हम बोल दें कि यूनियन है, ठीक है, जो क्या है मतलब अगर कोई भी नेम देना है या कुछ भी पूरे यूनिवर्सली हमने देखना है केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में, तो ये वो यूनियन है जो क्या करती है, यूनिवर्सली कोई भी चीज़ देती है या कुछ भी अलाउ करती है पूरे यूनिवर्स को, ठीक है, कि केमिस्ट्री के रिलेटेड आपने इस चीज़ को इस तरीके से देखना है, इसका ये नेम रखना है, ठीक है, इसकी ये क्वांटिटी होगी, ये यूनिट होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये जो यूनियन है ना वो ही बताती है। क्लियर है? तो IUPAC ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को नेम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, वो रूल्स अब हमने डिस्कस करने हैं। तो क्या है बेटा वो रूल, देखो जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या बता रहा है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज सिलेक्टेड, द कंपाउंड इज नेम्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन, दिस इज़ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मान लो कि अगर आपके पास क्या है, कुछ ब्रांचेस भी आ रही हैं, ठीक है, कुछ ब्रांचेस भी आ रही हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, आप ये ट्राई करोगे कि आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके की चेन है, CH3 CH2 CH3, ठीक है, आगे है CH2 CH3, तो इसकी आप इसको नंबरिंग देनी होती है बेटा, नेम देने के लिए, ठीक है, नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग कैसे दोगे, देखो हो सकता है 1 2 3 4 इस तरीके से चूज़ करो, हो सकता है ऐसे चूज़ कर सकते हो, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है तो ये भी कार्बन की चेन, ये भी कार्बन की चेन है, लेकिन लंबी चेन कैसे बनती है, अगर मैं 1 से लेके 5 वाली चूज़ करती हूँ, अगर मैं 1 से लेके 4 वाली चूज़ करूँगी तो क्या है, वो छोटी होगी। तो IUPAC ने यही बोला कि जब भी आपने सेलेक्ट करना है कार्बन की चेन को, तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आपने जाना है, ठीक है। सेकंड देखो, द एल्काइल ग्रुप्स एसोसिएटेड आर नेम्ड सेपरेटली। अगर कोई एल्काइल ग्रुप साथ में लगा है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगा है, तो उसको हम क्या नेम देंगे, क्या करेंगे, उसके लिए सेपरेटली नेम देंगे। जैसे पहले वाले ही एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 CH2 CH3, साथ में यहाँ पे हमने क्या लगाया था, CH2 CH3। अब हमने जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 1 2 3 4 5 ये वाली उठाई थी। अब इसके लिए ये क्या करेगा, इसकी तो हमने नंबरिंग की नहीं ना साथ में, तो नंबरिंग हमेशा चेन में करते हैं, कभी भी टूटी फूटी नंबरिंग नहीं करनी, ऐसे नहीं 5 हमने चेन में कर लिया, 6th इसको दे देंगे, 6 मतलब इसको दे दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये अब क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया। तो जो अल्काइल ग्रुप है उसको सेपरेटली नेम दिया जाता है, ये सेकंड रूल बताया था IUPAC ने नेमिंग करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड रूल देखो, थर्ड क्या है, थर्ड क्या बोलता है, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द अल्काइल ग्रुप गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अब देखो अगर मैं क्या करती हूँ, इसको मतलब इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हो सकता है मैंने तो यहाँ से 1 स्टार्ट कर दिया, हो सकता है यहाँ से भी तो हम कर सकते थे ना 1 से स्टार्ट। तो जहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है ना, वो लीस्ट पॉसिबल नंबर पे आए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ है ना नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। अगर मैं 5 वाले को पहले 1 दे दूँ, अगर मैं 5 वाले को पहले 1 दे दूँ, इसको दे दूँ 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 5, तब भी नंबर तो 5 ही रहेंगे ना। तो हम स्टार्ट तो किधर से मर्जी कर सकते हैं। तो
अल्काइल ग्रुप लीस्ट पॉसिबल नंबर पे आना चाहिए। पहले भी ये थर्ड पे आ रहा था, अब भी थर्ड पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। चाहे आप कहीं से मर्जी स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं से मर्जी स्टार्ट करो। बट अगर ऐसा हो कि जो नंबरिंग अल्काइल ग्रुप है वो एक साइड से तो कम नंबर पे आ रहा है, एक साइड से ज़्यादा नंबर पे आ रहा है, तो हमने चूज़ क्या करना है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, सभी की एग्जांपल लेके बेटा समझाऊंगी मैं। देन द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच्ड। जो पोजीशन होती है ना अल्काइल ग्रुप की, ठीक है, वो ये इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इज़ अटैच्ड। वो कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है ना अल्काइल ग्रुप, उसका नंबर इसके नेम के पहले लिखा जाता है। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, मिथाइल क्यों CH3 लगा था ना पिछली बार, मिथ यूज़ किया बिकॉज एक ही कार्बन है ना, तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास लगा है। जो मिथाइल ग्रुप है उसको हम देंगे क्योंकि वो थर्ड के साथ लगा था ना, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 3 मिथाइल। जब हम उसका नेम लिखेंगे ना तो हम उसको 3 मिथाइल लिखेंगे। सभी की नेमिंग हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक बार इस रूल्स समझ लो। ठीक है, फिर जो फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है, IUPAC नेम इज दस ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जब हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखना है, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन जैसे लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी उसमें 5 कार्बन वाली बन रही थी, तो 5 कार्बन वाली को हम क्या बोलते हैं, पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड था, क्या बोलेंगे, पेंटेन। लेकिन एक ग्रुप भी तो लगा था ना, क्या लगा था, मिथाइल ग्रुप। क्या लिखना था उसको भी हमने 3 मिथाइल। ठीक है, तो उसका नेम क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो मिथाइल 3 मिथाइल हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें फोर्थ रूल ने बताया कि उसके जो साइड चेन है या ब्रांच चेन है ना, उसके नेम के पहले हमने क्या लगाना होता है, उसका नंबर लिखना होता है कि वो जो हमारी पेरेंट चेन है ना, उसके कौन से नंबर पे अटैच्ड है। देन हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन के बारे में भी तो लिखना है ना, तो उसको ऐसे हम ऐसे लिखेंगे, तो फुल नेम उसका कैसे बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है बेटा, ये जो 5 रूल्स थे, अब इनको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ये वाली एग्जाम्पल हमने ली, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल हमने ली, तो इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो किधर मर्जी साइड से कर सकते हैं। इधर वाली साइड से करेंगे 1 2 3, इधर वाली साइड से करेंगे 1 2 3। ठीक है, पहले तो पेरेंट देखनी है, 3 वाली लॉन्ग वाली बन रही है, ठीक है। देन जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है दोनों से, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए सेम ही नेम आएगा हमारा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, पहले हमने क्या लगाना है, अल्काइल ग्रुप को लिखना है। क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। 3 वाली हमारी पेरेंट चेन बन रही है, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। दोनों तरीके से करेंगे तो सेम ही नेम आएगा हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है बच्चों। अब अगर हम थर्ड वाले की बात करते हैं, मतलब सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले में क्या है बेटा, हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल गिवन है। इसमें क्या है, हमने अगर पेरेंट चेन देखी 1 2 3 ली, किसी तरीके से मर्जी कर लो बेटा, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर लो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, किधर मर्जी साइड से करो, इसने लॉन्गेस्ट चेन तो 3 ही रहेगी। ठीक है, तो जिस तरीके से इन्होंने किया है हम उस तरीके से देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो एक 2 पे मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप भी तो 2 पे ही लगा है, तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, 2 2, क्योंकि दोनों 2 पे लगे हैं, तो दोनों बार अलग अलग हम इसको शो करेंगे, 2 2, फिर हैश डाल के डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन चेन वाली है तो प्रोपेन, ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम इसका नेम लिखते हैं। क्लियर है। इसके बाद है बेटा अनसैचुरेटेड वाले की। अनसैचुरेटेड को भी वैसे ही किया जाता है जैसे हम सैचुरेटेड को करते हैं, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा आपको कि आप जब भी नंबरिंग चूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करनी है कि जो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना उसको हम पहले लें,
ठीक है, उसको हम पहले लें। इस तरीके से हमने क्या करना है, इसकी नंबरिंग को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो बेटा अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा आइसोमर्स। आइसोमर्स भी नेमिंग रिलेटेड ही पार्ट है एक, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है ना बेटा दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या बनाएं बेटा, ब्यूटेन बनाएं, ठीक है। ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज़ ब्यूटेन। इस तरीके से हम ब्यूटेन बनाएंगे C4H10, ठीक है। एक तो हमने इस तरीके से बनाया, इसको बनाने का एक और तरीका भी है CH3 CH2 CH3। यहाँ पे हम एक ब्रांच लगा दें, सॉरी यहाँ पे CH आएगा, हियर इज CH, है ना, यहाँ पे क्या आएगा CH एंड यहाँ पे हम लगा दें CH3। एक मिनट बेटा, यहाँ पे हम लगा दें CH3, ठीक है। तो अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 3 6 9 एंड 10। यहाँ पे 3 5 7 एंड 10, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो जो हाइड्रोजन्स हैं दैट आर ऑल सेम एंड कार्बन्स नंबर्स भी सेम है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला तो सेम ही हुआ ना। इसको हम लिख सकते हैं C4H10, ठीक है। बट देखो इनके नेम डिफरेंट होंगे, कैसे? ये तो ब्यूटेन है सिंपल, है ना, एंड इसका नेम क्या होगा अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रांच आ गई ना, तो 1 2 3 क्या नेम होगा इसका, 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसका नेम भी डिफरेंट हो जाता है, बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। तो अगर तो हम लीनियर चेन बना रहे हैं तो आ जाता है बेटा N, वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं N ब्यूटेन। N क्या रिप्रेजेंट करता है कि लीनियर चेन है, ठीक है। एंड अगर एक ब्रांच आ जाए तो उसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। एक ब्रांच आ गई ना तो उसको आइसोब्यूटेन बोल देंगे। या फिर हमारा जो नेम है, हमने जो नेम किया है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जो ये आइसोमर्स हैं, है ना, एंड इसकी जो प्रोसेस होगी जिससे आइसोमर्स बनते हैं दैट आर आइसोमेरिज्म। मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। अब हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स जो हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा हैं, सिर्फ वहीं पे आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 3 वाली में, 2 वाली में, 1 वाली में आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास है होमोलोगस सीरीज़। व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़? होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है बच्चों? होमोलोगस सीरीज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय यूनिट CH2। फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैं मान के चलूँ, एक मिनट बेटा, अगर मैं ये चीज़ मान के चलती हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है, एक ये है। सेकंड मैं ये बना लूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अब इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? ओनली एक CH2 का, इसमें एक CH2 ज़्यादा है, तो इन दोनों को हमें क्या बोल सकते हैं हम? होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। इन दोनों को हम होमोलोगस सीरीज़ बोल सकते हैं। मतलब ऐसी सीरीज़ जिसमें सिर्फ CH2 यूनिट का फ़र्क हो, उनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो,
उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, एंड जो होमोलोगस सीरीज़ होती हैं एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए, तीनों के लिए ही होती हैं, बस CH2 यूनिट्स का उनमें फ़र्क होगा। क्लियर है। देन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें होमोलोगस सीरीज़ के क्या होंगे, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ आर रिप्रेजेंटेड विद द सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला तो उनका सेम ही होगा, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। हर एक जो होमोलोगस सीरीज़ है CH2 यूनिट से डिफर करती है, तो कार्बन इसमें कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कितना होगा उसमें, देखो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 है ना, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो टोटल 14, तो उनमें मास का डिफरेंस कितना होगा 14 यूनिट। क्लियर है। देन ऑल मेंबर्स ऑफ दी होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा वो सेम होती हैं, मतलब कैसे वो रिएक्ट करेंगे किसी और के साथ, है ना, वो चीज़ें सारी सिमिलर होती हैं उनकी। द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाता है ना बेटा, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये तीनों चीज़ें क्या करती जाती हैं, इंक्रीज करती जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे CH2 यूनिट्स इंक्रीज करती जाएंगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड उसकी डेंसिटी वो भी क्या करती जाएगी बच्चों, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की आपको गिवन है, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनमें फ़र्क किसका है, CH2 का। देन एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, इनमें भी CH2 यूनिट का फ़र्क है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सभी में किसका फ़र्क है, एक एक CH2 यूनिट का फ़र्क है। क्लियर है। देन एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज़ हैं, ठीक है, जैसे देखो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इनमें भी ओनली CH2 यूनिट का ही फ़र्क है। क्लियर है बच्चों, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं। चलो नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फंक्शनल ग्रुप टोटल 7 होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेटा, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एंड हम ये भी बोल देते हैं कि वो क्या है, अनरिएक्टिव है। ठीक है, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ एटम्स, बट अगर हम क्या कर दें, इनमें कोई और एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, रिएक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या है, हमारे पास क्या है, C2H6 है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा हो कि एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं कुछ और लगा दूँ, मान लो यहाँ पे मैं क्या है CH2 लगा दूँ, एंड एक हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या लगा दूँ, OH लगा दूँ। ठीक है, तो मतलब OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। जब हाइड्रोजन की जगह मैं कुछ और लगा दूंगी, ये किसके साथ लगा है, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं चिपका हुआ, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के साथ ही बना रहा है। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी ना, तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, है ना, यहाँ पे मैंने OH लगा दी, यहाँ पे पहले H था, अब OH लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि जब ये H लगा हुआ था OH की जगह पे, तब तो ये क्या था, अनरिएक्टिव था, ये बहुत ही कम रिएक्टिव था। अब ये क्या बन चुका है, रिएक्टिव बन चुका है। ठीक है, तो OH क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। समझ में आया। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड गवर्न्स इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब हम उसको किसी भी मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ लगा देते हैं, तब वो कंपाउंड क्या बन जाता है, रिएक्टिव बन जाता है। ठीक है, एंड जो हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे ना बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा,
वो फंक्शनल ग्रुप अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके आएगा। तब मतलब जो हाइड्रोकार्बन हमारा पहला था उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। पहले क्या था, C2H10 था, अब क्या बन गया, C2H6 था, C2H6 था, अब क्या बन गया, C2H5OH बन गया, है ना। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो गया ना, H की जगह पे OH आ गया। तब क्या है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ का जो फ़र्क होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। टोटल बेटा 7 नंबर्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप के, 7 तरीके के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। हैलोजन्स हो सकते हैं। हैलोजन जैसे मान लो फ्लोरीन लगा दिया हमने, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया या आयोडीन लगा दिया, ये चारों क्या होते हैं, हैलोजन्स। देन एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं CHO, ठीक है। कीटोन, कीटोन के लिए लगाया जाता है CO, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाया जाता है बेटा COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस भी एक तरीके के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स ही हैं। मतलब डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, वो भी रिएक्टिव होंगी एल्केन्स के मुकाबले तो, ठीक है। एल्केन्स के मुकाबले तो एल्कीन एंड एल्काइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमने करना है दैट इज़ हैलोजन्स, ठीक है। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं, हैलोजन्स को पहले तो बेटा डिनोट किया जाता है X के साथ, कैपिटल X के साथ। X की वैल्यू F भी हो सकती है, Cl भी हो सकती है, Br भी हो सकती है, I भी हो सकती है। अब बेटा यहाँ पे फ्लोरीन को मेंशन नहीं किया गया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को ही सिर्फ मेंशन किया गया है। ये ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो खुद मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। या तो बहुत कम रिएक्टिव होगा या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फ्लोरीन को की इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की करेंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, हैलोजन्स बोलेंगे। व्हेन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ हैलोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हैलोजन के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास बना वो क्या बना, पहले हमारे पास क्या था बेटा, एल्केन थी ना, अब हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, हैलोजन लगा दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन, ठीक है। क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। एंड इसका नेम भी इसी तरीके से होता है। मान लो हमारे पास पहले मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो हेलो वो लगाएंगे जो हमने क्या लगाया, जो हमने हमारा हैलोजन लगाया। हैलोजन कौन सा लगाया, क्लोरीन, बट बाद में लास्ट पे क्या लगा, O लगा हुआ है ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, ठीक है। तो क्या है, क्लोरो एल्केन। एल्केन हमारा कौन सा है, मीथेन वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसका नेम क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से बेटा अपनी नेमिंग भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होगी, हमारे पास CnH2n+2 था, है ना, +2 की जगह पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो +1 लगा देंगे, साथ में क्या लगेगा, हैलोजन, तो साथ में हैलोजन लगा दो, X लगा दो, ठीक है। ये इसका क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला, क्लियर है बेटा। देन नेमिंग देख लो, नेमिंग देख लो बेटा, क्या है इसकी, क्या है, क्लोरोमीथेन, अभी हमने किया है ना, या फिर इसको मिथाइल क्लोराइड भी बोला जाता है, क्लोरोमीथेन भी बोल देते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। मिथाइल क्लोराइड को इस तरीके से याद रखो बेटा, आपने क्या याद रखना है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल मतलब जो एल्केन है उसको एल्काइल की तरह लिख लो, जैसे मीथेन को मिथाइल, इथेन को इथाइल, प्रोपेन को प्रोपाइल, ठीक है। एंड हैलोजन को हैलाइड लिख लो, मतलब जैसे क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों नेम देखते हैं, इसको हम क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं तो इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन, ठीक है। इसी तरीके से 3 कार्बन्स वाली का नेम आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। फिर है हमारे पास अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ OH,
ठीक है, दैट इज OH। मतलब इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा एंड एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल ग्रुप क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला ROH। ठीक है, R क्या होगा, एल्काइल ग्रुप कोई भी। ठीक है, OH क्या होगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ROH इसको लिख देते हैं। एंड इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे वो क्या बनेगा, CnH2n+1 हो जाएगा एंड एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होता है बेटा, जब भी हम अल्कोहल लगाते हैं ना, अल्कोहल के लिए जो सफिक्स है ना वो क्या लगाया जाता है। मान लो हमारे पास हम CH3OH की अगर हम बात करें, ठीक है, CH4 में से एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो हम अगर H था पहले, उसको क्या बोलते थे, मीथेन बोलते थे ना। तो लिखो पहले मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इस E को हटा के ना, E को हटा देना है, क्या लगा देना है, सफिक्स OL। ठीक है, क्या लगा देना है, OL। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देना है OL। तो इसका नेम क्या बन जाएगा, E हटा दी, क्या लगा दिया, OL, मीथेनॉल। इसका नेम क्या होगा बेटा, मीथेनॉल। इसी तरह से अगर हम क्या लगा दें, अगर मान लो CH3 CH2 OH है, तो इसका नेम कैसे लगाओगे, ये क्या है, इथेन। इथेन से E हटा के ओल लगाना है, अल्कोहल का ओल। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा इनकी नेमिंग की जाती है। इसके बाद आता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। किस तरीके से हम इसको लगाते हैं, मान लो हमारे पास CH3 है, कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, देन आएगा कार्बन, इसका कार्बन एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन आ गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है O एंड सिंगल बॉन्ड होता है H। इस तरीके से CHO ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप ये होता है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ ही H लगा है, कार्बन के साथ ही O लगा है। ठीक है, एंड कार्बन के साथ देन हमारा अल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरली देखें तो RCHO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इज अल्काइल ग्रुप, है ना। एंड जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो क्या होगा, CnH2n+1 CHO इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला रहने दो लर्न करने को, क्योंकि उलझने वाला है। छोड़ो, हमने पहले वाले तरीके से ही करना है। हमने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे CHO लगा दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप की नेमिंग क्या होगी। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए बेटा क्या लगाया जाता है पीछे, जैसे हमने पहले अल्कोहल के लिए क्या लगाया था, E की जगह पे OL लगाया था ना, इसके लिए E की जगह पे EAL लगाया जाता है। ठीक है, E की जगह पे AL लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास CH3CHO लगा हो तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले क्या करना है ना, ऐसा नहीं है कि इस कार्बन को फिर हमने नेमिंग में इंक्लूड नहीं करना, इस कार्बन को भी हम नेमिंग में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया, इस कार्बन को भी नेमिंग में इंक्लूड किया जाता है। तो कैसे होगा, अब दो कार्बन्स हो गए ना, तो दो कार्बन्स के लिए हम इथेन यूज़ करेंगे। ठीक है, दो कार्बन्स के लिए हम इथेन यूज़ करेंगे, इसको भी नंबरिंग में लेंगे। ठीक है, एंड जो नंबरिंग होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी। तो होगा क्या, क्या लेंगे हम, CH3CHO है ना। तो क्या है, दो कार्बन्स हैं, तो क्या होगा, इथेन। E तो लिखना नहीं, E की जगह पे क्या लिखना है, AL। तो क्या नेम बन जाएगा इसका, इथेनॉल। ठीक है, अब मान लो अगर हमारे पास CHO है, मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है एंड इसके साथ एक हाइड्रोजन और लग गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल, या बेटा इसका एक और नेम भी होता है फॉर्मेल्डिहाइड।
क्लियर है। अब अगर 3 कार्बन्स आ गए तो प्रोपेनल, 4 आ गए तो ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको लगाते हैं। फिर हमारे पास आता है कीटोन। ठीक है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन, डबल बॉन्ड होता है O। अब इधर वाली साइड भी R ग्रुप होगा एंड इधर वाली साइड भी R ग्रुप होगा। मतलब ये कभी भी चेन के लास्ट पे नहीं लगता, चेन के एंड पे कभी भी कीटोन ग्रुप नहीं लगता, ये हमेशा कहीं बीच में ही लगेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में आए, बट एंड पोजीशन पे तो नहीं लगेगा। ठीक है, फर्स्ट या एंड पोजीशन पे तो नहीं लगेगा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, मान लो क्या है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमें क्या शो कर रहा है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, कीटोन है। क्लियर है, इसमें एक कार्बन होती है एंड एक ऑक्सीजन होती है। कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होती है एंड जो बाकी 2 बॉन्ड होंगे वो क्या है, एल्काइल ग्रुप उन पे लगे होंगे। क्लियर है। अब देखो इस पे क्या होगा, इसमें ये है बेटा कि इसका नेम देखो, नेमिंग कैसे होगी इसकी, C कितने कार्बन है यहाँ पे, 3, तो क्या आएगा ये, प्रोप। ठीक है, प्रोपेन तो लिखना है बट ई नहीं लिखना, एन की ई नहीं लिखनी, ई की जगह पे फंक्शनल ग्रुप का नेम। तो कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है दैट इज ONE, ओन। तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन, ई नहीं लिखना, एन की जगह पे ओन, तो प्रोपेनोन। ठीक है, क्या होगा इसका नाम, प्रोपेनोन। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है कीटोन का नेम, तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, ठीक है, ये सारे होते हैं कीटोन के। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ठीक है, कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एंड साथ में OH, ये सारा मिलके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा। अब R की वैल्यू CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, ठीक है, कुछ भी ले लो, C3H7 हो सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, अब ये तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, है ना। इस फंक्शनल ग्रुप के लिए E को हटा के लगाया जाता है बेटा ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड। अब 2 कार्बन्स होगी ना, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, जैसे हमने कीटोन के कार्बन को इंक्लूड किया नेमिंग नंबरिंग में, है ना। एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड किया, वैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में। तो कितने हो गए, 2, तो क्या बन गया, इथेन तो हमने लगाना ही है, बट इथेन की ई नहीं लगानी, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्लियर है, इकट्ठा बिल्कुल साथ में इथेनोइक लिखना होता है, इथेनोइक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, ये बेटा इनके जनरल नेम है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना अगर होते हैं तो, लेकिन आपको IUPAC नेम्स तो लर्न करने ही हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एल्कीन एंड एल्कायंस है, इनको तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद है बेटा जो टॉपिक कॉल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने करना है, कंबशन फ्लेम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।